इंडिया बोले में हम बात करते हैं आपसे जुड़े मुद्दों की, और इस बार बात हथियारों की होड़ की। पूरी दुनिया में सैन्य क्षमताएं बढ़ाने की होड़ है। अभी से नहीं, सालों से। 1980 में पूरी दुनिया में 915 अरब डॉलर हथियारों पर खर्च किए जाते थे। आज वो खर्चा बढ़कर 1686 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इन 35 सालों में पूरी दुनिया में सैन्य ताकत पर करीब 90% खर्चा बढ़ा है, लेकिन अकेले एशिया में रक्षा जरूरतों पर होने वाले खर्च में 500% का इजाफा हुआ है। एशिया में मोटे तौर पर समझें तो चीन, भारत और पाकिस्तान। रिपोर्ट बताती है कि बीते साल अकेले इन 3 मुल्कों ने ही रक्षा जरूरतों पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 18 लाख करोड़, ये रकम कई देशों के सालाना बजट से कहीं ज्यादा है। सवाल ये कि क्या सैन्य ताकत पर इतना खर्च जरूरी है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए? और इस बीच उस संतुलित विकास का क्या जिसकी बात संयुक्त राष्ट्र जैसे तमाम बड़े संगठन करते हैं? बुनियादी जरूरतों का क्या? रोटी, कपड़ा और मकान का क्या? दुनिया भर की प्राथमिकता में दरअसल में है क्या, हथियार या रोटी? और यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है बख्शी साहब आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ यहाँ इंडिया बोले के स्टूडियो में भी जुड़ रहा है एक खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर टी.सी. राव साहब, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है राव साहब आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनिंदर ठाकुर साहब, आप समाजशास्त्री हैं JNU में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ठाकुर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नदीम जावेद साहब। बहुत बहुत स्वागत है नदीम जी आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा साहब आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक अचल कुमार मल्होत्रा साहब। बहुत बहुत स्वागत है अचल जी आपका भी कार्यक्रम में। और इन तमाम पैनलिस्ट से सवाल करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस देश की युवा पीढ़ी, युवा प्रतिभा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल अचल सर आपसे ही, ये हथियारों के लिए इतनी होड़ क्यों सर? पिछले 35 साल का आंकड़ा तो हमारे सामने है। देखिए, मैं 3 या 4 मोटी मोटी जो वजहें हैं वो आपको गिना सकता हूँ। आपको याद होगा 1927 में शायद चेयरमैन माओ त्से तुंग जो चाइना के हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। वो बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, वेरी ऑफन इट इज़ कोटेड। और उनका ये कहना था कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। यानी अगर आपको शक्तिशाली बनना है देश को, तो आपकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आपकी मिलिट्री आर्म फोर्सेस हैं, आपकी सैन्य शक्ति है, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो पहला और फॉरमोस्ट ये है कि जो लोग ग्लोबल लीडरशिप की तरफ एस्पायर कर रहे हैं, आज उसमें चाइना भी शामिल हो गया, पहले USA था, रशिया था, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ थी। तो उनका ये मान के चलना है कि जब तक वो मिलिट्री, उनकी सैन्य शक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक वो उनकी ग्लोबल लीडरशिप को कोई मानेगा नहीं। दूसरी वजह जो है, हाँ, मैं 3-4 वजह जल्दी गिना देता हूँ। दूसरी वजह यह है कि आज परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हैं कि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर रही हैं अपने आप प्रभुत्व जमाने के लिए। ISIS है, तालिबान है, अल-कायदा है, इन सब से लड़ने के लिए जो है सैन्य शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है थ्रेट परसेप्शंस है। भारत जैसी देश है, उसको थ्रेट परसेप्शन है, चाइना से है, पाकिस्तान से है, फिर उसको काउंटर टेररिज्म की भी ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज ये एक ज़रूरत सी बन गई है कि आपकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे मुद्दों पे हम बाद में बात करेंगे कि मैं सीधा बख्शी साहब के पास चलूंगा। बख्शी साहब, आपसे भी ये समझना चाहूँगा सर, ये जो 90% का इजाफा हुआ है पिछले 35 साल में दुनिया भर में हथियारों की खरीद को लेकर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? और यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि एशियाई मुल्कों में ये इजाफा 500% का है साहब। देखिए साहब, ऐसी बात है कि पिछले कोई 20 सालों से चीन लगातार हमसे 3 से 4 गुना ज़्यादा अपने डिफेंस पे खर्चा कर रहा है। आज उसका डिफेंस बजट 150 अरब डॉलर के ऊपर है, जबकि हमारा जो है 40 से 50 के बीच में होवर कर रहा है पिछले 10 सालों से। और हम जो है बिल्कुल उसके साथ तो बराबरी का तो सवाल ही नहीं है साहब। आप तो 3 गुना कम है चीन से, केवल चीन से। साथ में आपको डील करना है पाकिस्तान से, साथ में आपके पास 2.5 फ्रंट है। एक आपको आतंकवाद से डील करना है, आपको लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद, ये सारे तमाशबीन जो हमारे देश में और ये माओइस्ट जो उचक रहे हैं, इन सब से डील करना है।
और यहाँ पे एक तबका है जो कह रहा साहब नहीं साहब, भारत को बिल्कुल भूखा नंगा करना चाहिए, भारत के पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए, ताकि जो भी हम अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाएं, जो भी हम अपनी इकोनॉमी बढ़ाएं, वो दूसरे लूट के ले जाएं। जी, ये हद का ये एक यहाँ पे एक माइंडसेट है साहब, और इसी की वजह से 1000 साल हम गुलाम रहे हैं। बिल्कुल। तो सोने की चिड़िया कब भारत को नहीं कहा जाता था? मेरा सीधा सवाल है, कहाँ गया आपका सोना? ऊंटों पे लाद लाद के हर कोई इन्वेडर, हर कोई हमलावर जो आया, लाद लाद के ले गया, आपकी औरतें मिल जाके बेच दी। यहाँ कई लोगों को शौक है इस चीज का। मनिंदर ठाकुर साहब, मुझे समझ नहीं आती कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण खतरा जो आपको दिख रहा है, डोकलाम में क्या हो रहा है आप जानते हैं। मैं आता हूं, बिल्कुल बख्शी साहब, मैं आता हूं, उस पर विस्तार से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में और जो स्थिति बख्शी साहब बता रहे हैं, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है और उसको ध्यान में रखकर जो कुछ खर्चा हो रहा है भारत में खासकर, वो वाजिब है, उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को और गौर से समझने की ज़रूरत है कि कहीं ये सिर्फ परसेप्शन तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि परसेप्शन के चलते हुए इतना खर्च कर रहे हैं। क्या हुआ था इतिहास में वो ज़रूरी है जानना, लेकिन वर्तमान उससे कहीं अलग है। आज तो सर इतिहास में तो हमने 4-5 युद्ध झेले हैं। बिल्कुल, और जो पहले भी हमने झेला है, अभी की स्थिति जो है मुझे लगता है कि वो इकोनॉमिक वॉरफेयर ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज़्यादा है, मार्केट आप देखें वॉरफेयर चल रहा है। तो ये इन पे खर्च करने के बदले हमें R&D करके और भी तरीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वर्ल्ड में डोमिनेशंस का क्या टेक्निक चल रहा है जी, और इन सब से बाहर निकलने के लिए भी हमें उपाय करना चाहिए। भारत का इसमें बहुत अहम रोल है कि इससे बाहर निकलने का क्या तरीका हम ढूंढें। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी परेशानी हमारे साथ ये है कि जो वर्ल्ड का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो भारत को और एशिया को अपना बाजार समझता है। मुझे याद है जब अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था पिछली बार, तो एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें किसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर से बात हो रही थी, पूछा कि आपका क्या होने वाला है जी, उसने कहा हमें बहुत उम्मीद है एशियन बाजार से। तो ऐसा तो नहीं बाजार समझ के सामान की तरह हमें आर्मामेंट बेचा जा रहा है। बीडी मिश्रा साहब, क्या आप मनिंदर ठाकुर जी के इस तर्क से सहमत हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ताकत की जो परसेप्शन है दरअसल में वो बदल चुकी है, उसको भी आप समझिए। ताकत का मतलब सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं, और जब आप एक उभरती अर्थशक्ति हैं, एक बड़ा बाजार हैं, तो यहाँ पर ताकत का मतलब कुछ और हो जाता है, सिर्फ हथियार ही नहीं। देखिए, बेसिक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशन स्टेट जब से बने हैं तब से क्लैशिंग इंटरेस्ट नेशन स्टेट्स के हो गए हैं जी, और क्लैशिंग इंटरेस्ट में इन अल्टीमेट एनालिसिस जब चिप्स डाउन होती हैं तो कहीं ना कहीं लास्ट ऑप्शन लोग एक्सरसाइज करते हैं, और वो है वारफेयर। और वारफेयर अब बदल गया है, बाकी चीज़ें उसमें शामिल हैं, ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन अभी वारफेयर भी कन्वेंशनल, सब कन्वेंशनल, प्रॉक्सी, लो इंटेंसिटी, गुरिल्ला वारफेयर, तमाम तरीके के हो गए हैं। और जब से मनुष्य पैदा हुआ है सिविलाइज स्टेट में आया है, और जब तक रहेगा वारफेयर किसी न किसी फॉर्म में रहेगी। डॉक्टर राव साहब, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जब तमाम जो बड़ी ताकतें हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न हैं, ऐसे में उन हथियारों का, बंदूकों का क्या कुछ मतलब रह जाता है जब लड़ाई सिर्फ एक बटन दबाने से दूर है। दूसरी तरफ वो पहलू जिसका जिक्र भी ठाकुर साहब कर रहे थे कि जब बाजार सबके सामने हो, जब आर्थिक पहलू सबके सामने हो, तो क्या कुछ मतलब रह जाता है हथियारों की जंग का। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा है कि इफ यू वांट पीस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वार। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी वी नीड स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स टू बी गाइडेड बाय आवर आर्मड फोर्सेस। नदीम जावेद साहब, आपसे समझना चाहूँगा, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, हथियारों की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक गुंजाइश बचती है, या यहाँ पर सरकार के साथ बाकी तमाम राजनीतिक दल एकजुट रहते हैं? देश की सुरक्षा के सवाल पर आमतौर से कोई डिबेट होती इसलिए नहीं है, खासतौर से रक्षा सौदों में, कि देश की सुरक्षा के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर से सरकार हर तरह से चाहती है कि देश सुरक्षित रहे जी, और देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है, और ख़ासतौर से जिस तरह से रिश्ते हमारे पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि उस पर हम इस पैसा लगाएं और हथियार खरीदने का काम करें। जो बड़ी ताकतें दुनिया को हथियार बेचती हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है और बाकी देश हैं, क्या आपको लगता है कि वो तय करते हैं कि दुनिया में किस तरीके से शांति रहनी है, किस तरीके से अशांति रहनी है? देखिए साहब, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में किताबें और किताबें लिखी जा चुकी हैं जी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आप क्यों अपने हथियार क्यों नहीं बनाते?
आप अपने आप को महाशक्ति दर्शा रहे हैं। आप अपने हथियार खुद बनाना शुरू कीजिए। उसके लिए हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया है। हमने अपनी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जब आप ये करेंगे जल्द से जल्द आपकी तमाम आयुध पूर्ति आपके देश के अंदर ही होगी। आप कीजिए बख्शी साहब, आपको रोक रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं यहाँ पर, सोनकर शास्त्री साहब। जिस बात से जीडी बख्शी साहब ने खत्म किया अपनी बात को, मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूं। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति अपनी एक रिपोर्ट सदन में रखती है और वो कहती है कि इस बार जो आपने बजटीय आवंटन किया है जीडीपी का, वो 1.56% है। खबरें आई कि 1962 के बाद वो अब तक का सबसे कम है। आप ये कह सकते हैं कि साहब जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ गया है तो 1.56% भी कम नहीं है, लेकिन क्या आप ये दावा कर सकते हैं देश के साथ कि रक्षा के मोर्चे पर सरकार गंभीर है? जो परसेंटेज इस समय बजट का अलॉट हुआ है डिफेंस पर, वो वॉल्यूम के हिसाब से भी थोड़ा बड़ा है, जैसा आप सब लोग समझ सकते हैं, पर उसके अलावा भी डिफेंस पर बहुत सारे और भी खर्च हो रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत डिफेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट हम अपने देश में ही पैदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है कुछ देर के लिए, लेकिन जब मैं लौटूंगा तो मैं यही समझने की कोशिश करूंगा कि दरअसल में काम हो क्या रहा है और अलग अलग जो खबरें आती हैं वो किस तरीके की तस्वीर पेश करती हैं रक्षा के मोर्चे पर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्राथमिकता में क्या होना चाहिए, हथियारों की खरीद या सबको रोटी रोजगार, और ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री साहब, आपकी बात पहले अधूरी रह गई थी, लेकिन साथ में मेरे कुछ सवाल भी हैं साहब। कैग की रिपोर्ट आती है हाल ही में जो कहती है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ 10 दिन की लड़ाई का गोला बारूद है, 20 दिन का होना चाहिए। 1999 में तय किया था सेना के द्वारा ही। संसद की स्थायी समिति जिसका मैंने जिक्र किया, जो कहती है कि पिछले 40-50 दशकों में इतनी कटौती नहीं हुई है सालों में जितनी कि इस बार के बजट में आपने की है। मेक इन इंडिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया से बहुत बेहतर नतीजे अब तक नहीं निकल कर आ रहे हैं जितने दावे किए जा रहे थे। कैसे हम माने कि गंभीर हैं? नहीं, देखिए, मेक इन इंडिया के तहत जो प्रयास किया जा रहा है, और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई फैक्ट्री लगाई जाती है, कोई कंपनी लगाई जाती है, तो उसको लगाने में एक समय लगता है। ऐसा नहीं कि वो कोई जादू की छड़ी की तरह एकाएक महल खड़ा हो जाए, तैयार हो जाए और उसका इस्तेमाल शुरू हो जाए। एक बुनियाद रख दिया गया है जी, और ये महत्वपूर्ण बुनियाद। लेकिन क्या वास्तव में युवा प्रतिभा भी ऐसा सोचती है? ये उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आपके कुछ अलग अलग सवाल। 70 साल से हम आज़ाद हैं, आखिर कब तक हम दूसरी कंट्रियों पर निर्भर रहेंगे हथियार खरीदने के लिए? मेरा सवाल है कि हम दूसरे देशों से हम सामान खरीद रहे हैं, तो इनसे हम उनकी इकोनॉमी बढ़ाकर अपनी इकोनॉमी कम नहीं कर रहे। सर, हमारे देश में तो मेक इन इंडिया की बहुत सारी बात हो रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री किसी भी विदेश दौरे पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो रक्षा सौदे की बात को बहुत जोर शोर से वो उठा रहे हैं, और वो पॉपुलैरिटी भी उससे ले रहे हैं। केवल अनुराग जी, दो बातें। हाँ। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि मेरा भाषण ही मेरा शासन है। वो हर सेक्टर में उनका दिखाई देता है, और रक्षा क्षेत्र में भी ये बात निकल के आती है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने सवाल उठाया था उस पर जवाब नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि सीएजी की रिपोर्ट है कि सिर्फ 10 दिन का हथियार और असलहे हमारे पास है अगर हमारी किसी देश के साथ अगर हमारा युद्ध होता है। लेकिन नदीम जावेद साहब, सवाल तो आपसे भी पूछे जा सकते हैं जब आप सत्ता में थे। मिश्रा साहब कुछ कहना चाहें? एक सेकंड क्लैरिफाई करना चाहूंगा। बिल्कुल आता हूं बख्शी साहब आपके पास। देखिए, सीएजी के रिपोर्ट पर सीएजी के रिपोर्ट पर तमाम राजनीतिज्ञ आके और ऐसे अथॉरिटी से भाषण देते हैं कि फौज वालों को कुछ पता नहीं। देखिए जी, एम्युनिशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। 3 तरीके के एम्युनिशन होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, वार वेस्टेज रिजर्व। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, रुकना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जो जवाब देना चाहिए था वो आप दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो जवाब देते वो आप दे रहे हैं। लेकिन मैं बात तो ले, सीएजी कहती है तो इनकी बड़ी गलत बात है। सीएजी कह रही है, जानकार है इसलिए आप सही कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलत बात है, और आर्मी को और देश को डिमोरलाइज न करें। कौन डिमोरलाइज कर रहा है? डिमोरलाइजेशन की बात ही नहीं बख्शी है। साहब, आप बख्शी साहब, आप देख रहे हैं डोकलाम में क्या हो रहा है। आए दिन आपको चीन धमकी दे रहा है कि हम आपको सबक सिखाएंगे, हम आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। वहां पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर कर रहा है, हमारे लोग मरे जा रहे हैं। कि साहब हमको तो दुनिया का देखना चाहिए, हम शांतिवादी, अहिंसावादी, पंचशीलवादी। बकवास है तुम्हारा।
ठीक है, सिर कर रहे हैं आप अपना। अब अपने देश की फिक्र करिए पहले, फिर जाके दुनिया की फिक्र करिए। यहाँ कुछ देर के लिए हम खुद रुक रहे हैं, चर्चा को रोक रहे हैं, लेकिन जब ठीक 6:30 बजे लौटेंगे तब उस पहलू को ही समझने की कोशिश करेंगे जिसको सिरे से खारिज कर रहे हैं बख्शी साहब, और कह रहे हैं कि प्राथमिकता हमारी सैन्य ताकत को ही बढ़ाना होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच रोटी का क्या, मकान का क्या, रोजगार का क्या, शिक्षा का क्या, स्वास्थ्य का क्या, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, इस पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें हम बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश और दुनिया की प्राथमिकता आखिर क्या हो, हथियार की होड़ या सबके लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पाना। कुछ आंकड़े हैं पूरी दुनिया के जो चौंकाने वाले हैं, सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। 2.25 अरब लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। 1 अरब से ज़्यादा लोगों के पास आज भी बिजली नहीं है पूरी दुनिया में। 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पीने का साफ पानी नसीब नहीं है, और 1 अरब से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ये उसी दुनिया की स्थिति है जहां पर हम 1600 अरब डॉलर हथियारों की खरीद पर खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर टीसी राव, आपसे समझना चाहूँगा, मैं कहीं पढ़ रहा था साहब जिसमें कहा गया कि रक्षा खर्चे में अगर 10% की भी कमी कर दी जाए पूरी दुनिया में, तो ये जो गरीबी है, जिस गरीबी को लेकर इतनी चर्चा होती है, खासकर अति गरीबी, वो समस्या खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया से। केवल 10% की कटौती रक्षा बजट में। देखो, यूएनओ, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं यूएनओ फेल हो रहा है अपने ड्यूटी डिस्चार्ज करने में। यूएनओ का रोल इंटरवीन करे, गाइडलाइंस दे, एज पर देयर पॉपुलेशन आर्मी रखे। डॉक्टर ठाकुर, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सत्ता बंदूक की नली से तय होती है, यही कहना था चीन के पहले कम्युनिस्ट माओ त्से तुंग का। रक्षा के मामले में चीन की नीति कितनी आक्रामक रही है, इस बयान से समझा जा सकता है। चीन जैसे बड़े ताकतवर देशों की आक्रामक नीति की वजह से पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ मची है। हथियारों से ज़्यादा दुनिया के कुछ अहम सवाल हैं जो हुक्मरान लगातार नज़रअंदाज करते रहे हैं। मसलन 2.4 अरब लोग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। 1.25 अरब से ज़्यादा लोगों के घरों में बिजली नहीं है। 65 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं है। दुनिया भर में करीब 71 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। समुद्री सीमा और जमीन के टुकड़ों के लिए दुनिया पर जंग का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन कोई गरीबी के खिलाफ जंग की बात नहीं करता। टीम न्यूज़ नेशन। मनिंदर जी, और जो सवाल हैं सर, और जो पूरी दुनिया के आंकड़े हैं जिसमें 1 अरब से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली तक नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, आपको लगता है कि इस सवाल पर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए कि दुनिया की प्राथमिकता क्या है? बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे स्टीफन हॉकिंग की एक बात याद आती है, जब वो स्पेस में चले गए तो लोगों ने पूछा कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप क्यों चले गए? उन्होंने कहा कि मैं देखने गया था कि अगली सदी में लोग रहेंगे कैसे, क्योंकि पृथ्वी तो रहने के लायक ही नहीं रहेगा। इतना आम सम बना रहे हैं कि हम एक दूसरे को मार डालेंगे। तो यदि पृथ्वी को रहने के लायक बनाना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जितना ये लोग इंटरनल इनसिक्योरिटी और एक्सटर्नल इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट कर रखा है कि लोग परेशान हैं। और तीसरी बात ये है कि यदि हमें सचमुच भारत को मजबूत करना है या किसी देश को मजबूत करना है, उसके नागरिकों को मजबूत करना पड़ेगा। यदि हमारी युवा पीढ़ी बेरोजगार रहेगी तो आर्मी पे हम कितना भी खर्च कर लें, हमारी सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। जिस वक्त हमें इनोवेट की बात करनी चाहिए, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें इनोवेट इन इंडिया करनी चाहिए। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी अभी वर्ल्ड वाइड नहीं आ पाई है, उससे आगे बढ़ के हमें काम करना चाहिए। लेकिन सरकारें तो कहती हैं साहब कि सबका साथ सबका विकास। मौजूदा सरकार, हम अपने केवल देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी नारा है। तो आप एक बार ये भी डेटा देखिए कि पिछले 10 साल में इनइक्वालिटी हमारी कितनी बढ़ी है। जब से ये न्यू लिबरल पॉलिसीज आई हैं तब से हमारी इनइक्वालिटी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, मेडिसिन का क्या हाल हो गया, एजुकेशन का क्या हाल हो गया। हेल्थ केयर और एजुकेशन पे सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, अब इसे हम प्राइवेट हाथ में देने वाले हैं। ठीक है, नहीं वो तो दशकों से जब हेल्थ पॉलिसी आई, एजुकेशन पॉलिसी आई, तब ये कहा जाता रहा कि ये निजी हाथों में ही जाएगी, सरकारों के बस की नहीं है। तो ये जो हालात अभी हो रहे हैं, इससे हमारे लोगों की हालत क्या हो रही है? लेकिन अचल सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखा यूएन के स्तर पर, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखा 2015 से 2030 तक, यूएन है, G20 है, ब्रिक्स है, इस तरीके के तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सर, बड़ी ताकतें हैं। क्या यहाँ पर गरीबी को लेकर भी, इन बुनियादी मुद्दों को लेकर भी इतनी ईमानदारी से बात हो पाती है, और क्या वो ठोस नतीजे तक पहुँच पाती है जितनी कि हम रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर बात करते हैं? नहीं, ये जो जितने भी आपने फोरम गिनाए हैं, यूएन से लेकर जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेफिनेटली इसमें इस बारे में बात की जाती है। पॉवर्टी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, इन सब मुद्दों पे बात भी की जाती है, सहमति भी बनती है और उस दिशा में काम भी किया जाता है। मैं सिर्फ आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये
आज की परिस्थितियों में अगर हम ये सोच के चलें कि पूरा संसार जो है वो आर्मामेंट से बिल्कुल रहित हो जाएगा, इसमें कहीं ना गोली चलेगी ना बारूद चलेगा, तो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन होगी। ठीक है, सवाल सिर्फ इस समय ये है कि किस अनुपात में जो है हमें इस पे खर्चा करना है। बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले काफ़ी समय तक जब तक आपकी सैन्य शक्ति मजबूत नहीं होगी, आप आर्थिक स्थिति जितनी भी मजबूत कर लें, आप फिर भी शक्तिशाली देशों या आप उसमें पूरी तरह से फिट नहीं होंगे। दूसरों को हमें इग्नोर नहीं करना है। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जीडी बख्शी साहब के पास चलते हैं। जीडी बख्शी साहब, एक तर्क ये हमेशा रहता है सर एक तबके का जो कहता है कि संतुलित विकास की आप बात कीजिए, आप रक्षा पर भी खर्च कीजिए, लेकिन बाकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं पूरी दुनिया में उसका भी ख्याल कीजिए, और रक्षा पर कितना खर्च कर रहे हैं उसके संतुलन को भी देखिए। ये जो संतुलित खर्चा है साहब, इसको आप कैसे देखते हैं पूरी दुनिया के लिहाज से? सर देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे राजनयिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। आप प्लीज़ यथार्थ की जीवन को देखिए, जो रियलिस्ट परसेप्शन है उसको देखिए। ये दुनिया ये आपके सपनों में नहीं रह सकती कि भारतवर्ष में भगवान बुद्ध पे बुद्ध पैदा होते जाएंगे। उन्होंने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया का, देश जाए भाड़ में। ठीक है साहब, नेहरूवियन फेज में बिल्कुल यही पंचशील की बातें, अहिंसा की बातें हो रही थी और हमारे देश को पिटवाया 1962 के युद्ध में। क्या आप उसकी रेपिटेशन चाहते हैं? डोकलाम में क्या हो रहा है? आप सो रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन सोनकर शास्त्री, विजय शंकर शास्त्री साहब, मैं आता हूं बख्शी साहब, मैं आऊंगा बख्शी साहब आपके पास एक बार फिर। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग की तरह चाट रहे हैं। ठीक है, नदीम जावेद, आप बताइए जो बख्शी साहब कह रहे हैं उसमें गलत भी क्या है? 62 का वो जिक्र कर रहे हैं। मैं आता हूं बख्शी साहब आपके पास, 62 का वो जिक्र कर रहे हैं तो वो गलत तो नहीं कह रहे हैं सर उसमें? बख्शी साहब मैं आऊंगा आपके पास। डिस्कस कर रहे हैं साहब, जो है बख्शी साहब में कम करो, सवा सत्यानाश नहीं, ये बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं कि कम करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि संतुलन कैसे बनता है। साहब हम ये कह रहे हैं कि बजट में संतुलन कैसे बने, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में प्राथमिकताएं हमें तय करनी होंगी। सिर्फ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आप तमाम जानकारों से। बिल्कुल, मैं बख्शी साहब आऊंगा आपके पास, बख्शी साहब आपको रोक रहा हूं, मैं आता हूं आपके पास। नदीम जावेद साहब, जो बात बख्शी साहब कह रहे हैं 62 के संदर्भ में, दरअसल में उसमें गलत क्या कह रहे हैं सर? 1947-48 में देश में जो पहला घोटाला होता है, जीप घोटाला, आप याद कीजिए, दरअसल में वो भी रक्षा के क्षेत्र में ही था। सवाल गंभीरता को लेकर है। नदीम जावेद वो सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। 1962 का जवाब 1967 में दे दिया गया था। बख्शी साहब उसकी भी चर्चा कर लिया करें तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान को भी हम लोगों ने जवाब 1971 में दे दिया था, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, 1967 में जवाब दे दिया। तीसरी बात बख्शी साहब ने कही कि चीन हमें रोज आग दिखा रहा है, तो हम राजनीतिक नेतृत्व से अपेक्षा कर रहे हैं देश की जनता से जवाब देंगे। बख्शी साहब जो वायदा देश की जनता से किया था मोदी साहब ने कि हम लाल आंख दिखाएंगे और चीन को जवाब देंगे, तो उम्मीद है कि लाल आंख दिखाने का काम वो करेंगे, चूंकि रोज चीन हमें लाल आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, तो आपने सवाल उठाया तो बड़ा सवाल था कि अगर हमारे पास परमाणु हथियार है, हम ये कह रहे हैं कि जितनी आवश्यकता निश्चित रूप से लीजिए, अगर हमारे पास परमाणु हथियार है और दूसरे देशों के पास भी है, तो क्या अगर बड़ी लड़ाई खड़ी होती है तो आगे क्या शक्ल बनेगी? ठीक है। दूसरी बात जो सवाल खड़ा होता है कि यूरोप के देश जो बाजार क्रिएट करते हैं एशिया में, और एशिया को उन्होंने सबसे बड़ा बाजार बना रखा है, उस पर भी हमारी कुछ राय है या नहीं राय है? हमारे भूख को लेकर, सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर क्या सवाल है? अगर हमारे हेल्थ सेक्टर में अगर गोरखपुर में बच्चे मर जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? आप इसे जुड़े हैं, इसीलिए मैं आपके पास आखिर में आऊंगा। लेकिन मिश्रा साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं पूरी दुनिया के आंकड़े पढ़ रहा था सर, जिसमें कहा गया कि जो अशांत इलाके हैं चीन के लिए वहां पर तकरीबन खोल दिए जाएं, वहां पर तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल से महरूम हैं। लगभग 3 करोड़ बच्चे अशांत इलाकों में पूरी दुनिया में। क्या आपको लगता है कि किसी सहमति की स्थिति बन सकती है, किसी बेहतरी की स्थिति हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेसिक आवाम की 11 रिक्वायरमेंट हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और रोजगार। ये 11 चीज़ें चाहिए किसी आवाम को। लेकिन ये 11 चीज़ें तब मुहैया हो पाएंगी जब आप अपने को डिफेंड कर पाएंगे। अगर आप, क्योंकि नेशन स्टेट हो गए हैं, नेशन स्टेट्स के आज कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं और आप अपने को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं दे पाएंगे। आप अपने देश में जहाँ पर आपके नॉर्दर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, सब पर आपके दुश्मन खड़े हैं और आप इसको कैसे कॉम्प्रोमाइज। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, इजराइल अभी मैं हो क्या 3 हफ्ते, इजराइल एक डेवलप्ड स्टेट है, हम अभी डेवलपिंग स्टेट हैं। इजराइल 48 में लड़ा वार,
67 में लड़ा वार और 74 में लड़ा और 5-5 देशों के खिलाफ। और आज इजराइल डेवलप्ड स्टेट है, क्या उनके यहाँ डिफेंस पर नहीं खर्चा हो रहा है? आपको ये अपने यहाँ करना पड़ेगा और इसके लिए जो राजनीतिक मतभेद हैं और जो पार्टी पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इजराइल की आबादी 90 लाख है। मैं आता हूं आपके पास। 90 लाख है, लेकिन सुनिए, इजराइल बात करते रहते हैं। 90 लाख की आबादी का एक शहर है हमारा, हमारा एक छोटा सा शहर है वो। अरे ठीक है, अरे ठीक है, चर्चा को आगे सुनिए, ये तो हमारा पॉइंट प्रूव करता है। इतना छोटा देश और उसको 5 देश अटैक कर रहे हैं, फिर भी वो मत। लेकिन डॉक्टर शास्त्री, वो सबका साथ सबका विकास कहाँ है, खासकर रक्षा को लेकर गंभीरता के बीच में वो भी एक सवाल है। अनुराग, इस संदर्भ में मैं इतना जरूर बोलूंगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रश्न हुए हैं। उन प्रश्नों में यही बात उठा कि हमको सोचना चाहिए बेरोजगारी के बारे में, हमको सोचना चाहिए अशिक्षा, हमको सोचना चाहिए स्वास्थ्य के बारे में। हम तो कहते हैं कि ये सोचना बंद हो गया है जी। अब इस समय हमारी सरकार जो है ये सारी चीजें करके दिखला रही है। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था देश में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें हम बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नीति निर्माताओं के लिए, मुल्क के लिए प्राथमिकता में क्या होना चाहिए, दुनिया के लिए प्राथमिकता में क्या होना चाहिए, हथियार या बुनियादी ज़रूरत। अलग अलग तरीके के तर्क सामने आए इस पूरी चर्चा में और इस बार इस आखिरी दौर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुझाव क्या हो सकते हैं, समाधान क्या हो सकते हैं। सीधे चलेंगे जीडी बख्शी साहब के पास। बख्शी साहब, आपसे समझना चाहूँगा, ये जो चर्चा है बहुत पुरानी है, ना सिर्फ हमारे देश में, पूरी दुनिया में। समाधान क्या है सर इसका, किस तरीके का सुझाव आपका? देखिए, गन्स वर्सेस बटर ये दुनिया में बहुत पुरानी डिबेट है। हर सदी में इसके ऊपर बड़े बड़े विवाद हुए हैं। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने देश में मेक इन इंडिया करें, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएं, हथियारों की फैक्ट्रियाँ बनाएं, जहाज़, पनडुब्बी, टैंक बनाने की फैक्ट्रियाँ बनाएं, तो आप एम्प्लॉयमेंट देंगे बच्चों को। मैं सर आपसे समझना चाहूँगा, आपके हिसाब से सुझाव क्या सर? देखिए अनुराग, जैसे आपकी बॉडी के लिए संतुलित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और दूसरी चीज़ों की, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है देश की जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत ही रैशनल और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी एक सेक्टर में हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते एट द कॉस्ट ऑफ द अदर सेक्टर। मिश्रा साहब, आपके हिसाब से सुझाव क्या? देखिए, अलग अलग देश के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। आज भारत की रिक्वायरमेंट एक पेक्यूलियर रिक्वायरमेंट है। मैं समझता हूं कि भारत के लिए डेवलपमेंट थ्रू डिफेंस, ये आज हमारा नारा होना चाहिए। और बाय 2020 हमारे यहाँ देश में जीरो इंपोर्ट होना चाहिए वेपन का। हम सब यहीं पर बनाएं और एक्सपोर्ट करें, यह हमारा डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर शास्त्री, इसी से जुड़े सवाल भी थे युवा पीढ़ी के, जो पूछ रही थी कि सरकार इस मामले में दरअसल में कर क्या रही है, किस तरीके का आप आश्वासन देंगे? देखिए, जहाँ तक समाज के लिए है, जो बहुत सारे प्रश्न आए थे, सरकार बहुत सारी करीब 100 से ज़्यादा ऐसी योजनाएं जो गरीब तबके के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही है। जहाँ तक मेक इन इंडिया की बात है, उस संदर्भ में भले ही वो लोग इसको स्वीकार न करें जो लोग इसकी आज आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मेक इन इंडिया का एक मजबूत बुनियाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने डाल दिया है, नरेंद्र भाई मोदी। ठीक, नीम जावेद साहब, सवाल आपसे भी था कि गरीबी रातों रात तो नहीं आई है साहब। 70 के दशक में नारा दिया था, आज भी 22 करोड़ गरीब हैं। आगे इस मुद्दे पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके हिसाब से सुझाव क्या हो सकता है उन सवालों को ध्यान में रखते हुए? नहीं, जो सवाल हमारे नौजवान साथियों की तरफ से आया है और जो पैनल डिस्कशन से जो बात निकल के आई है, वो बात सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हर सेक्टर में बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कोई सेक्टर इग्नोर नहीं होना। लेकिन मनिंदर जी, क्या आपको इन तमाम तर्कों को सुनने के बाद लगता है कि वो जो बापू का सपना था कि पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति और उसके बारे में सोचा जाए, वो वास्तव में सोचा जा रहा है इस तरीके के तमाम तर्क के बीच? नहीं, मैं तो बहुत घबरा रहा हूँ ये सुन के कि भारत को एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप करना है और डेवलपमेंट को डिफेंस से जोड़ के यदि करना होगा तो हम वार मॉन्गर स्टेट की तरह इमर्ज करेंगे। R&D है, एजुकेशन है, जो हमारी युवा पीढ़ी है उस पर हमें खर्च करके उनको मजबूत करना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन रिवोल्यूशन वर्ल्ड में होने वाला है वो है ब्रेन रिसर्च के ऊपर, जिस पे अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ठीक है, हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हटके
अब ब्रेन रिसर्च पे जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप करें चुनौतियां और भी हैं, प्राथमिकताओं में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आने चाहिए, और हमें सॉफ्ट पावर को इनोवेट करना चाहिए। सॉफ्ट पावर हमारे पास सर समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इस जटिल मुद्दे पर अपनी अपनी राय, अपना अपना अनुभव दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और पैनलिस्ट से सीधे सवाल करने के लिए। तो तर्क बहुत सारे हैं, तमाम तरीके की चुनौतियां भी हैं, लेकिन ये नीति निर्माताओं को तय करना है कि उनकी प्राथमिकता में क्या है, रक्षा, हथियार या फिर रोटी मकान या फिर दोनों। जिस संतुलन विकास की बात हम इस चर्चा के माध्यम से कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में स्थितियां बेहतर होंगी उस आंकड़े पर भी जिसकी चर्चा हम इस आखिरी सेगमेंट में कर रहे थे, जो गरीबी से जुड़ा है, रोटी से जुड़ा है, मकान से जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।